दोस्तों, आप सभी ने उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आए फ्लड के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके चलते आसपास के गांव में भारी तबाही देखने को मिली थी। मगर दोस्तों, अगर आपको ये बताया जाए कि इस फ्लड के आने का रीजन एक न्यूक्लियर डिवाइस है, तो क्या आप यकीन मानोगे? दरअसल बीबीसी की एक न्यूज के द्वारा ये पता चला था कि 2021 में नंदा देवी के ग्लेशियर के आउटबस्ट होने का रीजन भी इसी न्यूक्लियर डिवाइस को बताया गया था। ये आउटबस्ट इतना खतरनाक था कि इसने रास्ते में आए ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। साथ ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 200 लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी थी। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन फ्लड्स या आउटबस्ट का रीजन ये न्यूक्लियर डिवाइस कैसे है, और अगर है भी तो आखिर ये डिवाइस किस जगह है और इन सब चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो आइए जानते हैं द न्यूक्लियर मिस्ट्री ऑफ नंदा देवी के बारे में। तो ये कहानी है 1964 की, जब कोल्ड वॉर के दौरान यूएस अपनी एंटी कंट्रीज को लेकर काफी परेशान था, और वहीं दूसरी तरफ 1962 में हुए इंडिया और चाइना के वॉर के बाद इंडिया भी अपनी नेबर कंट्री को लेके काफी चिंतित था। इन दोनों कंट्रीज की परेशानी को और भी बढ़ाने के लिए चाइना ने अपनी लेक लोपनूर के पास अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया। और जैसे ही ये न्यूज यूएसए को मिली तो यूएसए और भी ज्यादा परेशान हो गया। तभी यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन के हेडक्वार्टर्स में एक प्लान बनाया गया, और प्लान को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए यूएसए को इंडिया की जरूरत भी पड़ने वाली थी, जिसके चलते यूएस के उस समय के प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने इंडिया से बातचीत करी और दोनों कंट्रीज के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया एक मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए, और उस मिशन को नाम दिया गया हैट। इस मिशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि यूएस की CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो की मदद से एक पावरफुल लिसनिंग न्यूक्लियर डिवाइस को इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पर रखा जाएगा, जिसकी मदद से फ्यूचर में अगर चाइना किसी भी तरीके की एक्टिविटी करता है या फिर से किसी न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करता है, तो उससे आने वाले रेडियो एक्टिव सिग्नल्स को उस न्यूक्लियर डिवाइस की हेल्प से इजीली डिटेक्ट करा जा सके। और अब इस डिवाइस को रखने के लिए एक ऐसी जगह की तलाश थी जो तिब्बतियन प्लेटू के नजदीक हो, और इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए एक जगह डिसाइड करी गई, जिस जगह का नाम था नंदा देवी। नंदा देवी इंडिया की सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन है और जिसकी हाइट है 25,645 फीट, और ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं उस न्यूक्लियर डिवाइस के बारे में जो नंदा देवी की पीक पर इंस्टॉल किए जाने वाला था। दोस्तों, इस डिवाइस का वेट 56 किलोग्राम था, और इस डिवाइस के साथ ही कुछ और चीजें भी इंस्टॉल करनी बहुत ही जरूरी थी, जैसे 8 to 10 फीट की हाइट का एक एंटीना, 2 ट्रांजिस्टर सेट्स और एक स्नैप यानी सिस्टम फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर जनरेटर। नंदा देवी के पहाड़ पर चढ़ना कोई आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर अब परेशानी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब पहाड़ चढ़ने के साथ साथ इस 56 किलोग्राम के डिवाइस को भी ऊपर ले जाकर सेफली इंस्टॉल करना था। मगर आप में से कुछ लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्लाइंब करके क्यों जाना, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी तो किया जा सकता था। तो आपको बता दें, इस मिशन को खुफिया रखने के लिए दोनों कंट्रीज ने क्लाइंब करके जाना एक बेहतर विकल्प समझा, और साथ ही दोनों कंट्रीज के द्वारा एक डिसीजन भी लिया गया कि इस मिशन पर जाने वाले सभी मेंबर्स प्रोफेशनल क्लाइंबर्स ही चुने जाएंगे। और इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए एक 14 मेंबर्स की टीम बनाई गई, जिसमें से कुछ यूएसए के प्रोफेशनल क्लाइंबर्स थे और कुछ हमारे इंडियन प्रोफेशनल क्लाइंबर्स थे। मगर इस पूरी टीम की बैकबोन थे कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली, जो ना केवल 1964 में हुए इंडियन एवरेस्ट एक्सपीडिशन का पार्ट थे, बल्कि टीम लीडर भी थे। कैप्टन कोहली ने अपने साथ साथ अपने सभी टीम मेंबर्स को भी सक्सेसफुली एवरेस्ट के पीक पर पहुंचाया था, और उनकी इस बहादुरी और सम्मान के लिए उन्हें और उनके टीम मेंबर्स को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और एक बार फिर से हैट जैसे खतरनाक मिशन के लिए भी कैप्टन कोहली को ही टीम लीडर के रूप में चुना गया था। तो अक्टूबर 1965 में उगते सूरज के समय कैप्टन कोहली अपनी टीम के साथ और न्यूक्लियर डिवाइस के 7 प्लूटोनियम कैप्सूल्स को लेकर नंदा देवी के पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। नंदा देवी के समिट पर कैप्टन कोहली की ये टीम बस लगभग पहुंचने ही वाली थी, मगर तभी एक ब्लिजार्ड के आ जाने से अचानक मौसम बिगड़ने लगता है और तेज बर्फीली हवाएं इस कदर चलने लगती हैं कि उन हवाओं के सामने टिक पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। और ऐसे में उस डिवाइस को अपने साथ नीचे ले जाना भी खतरे का काम साबित हो सकता था। और तभी कैप्टन कोहली
डिसाइड करते हैं कि 1 साल बाद दोबारा इस समिट पर आएंगे और इस डिवाइस को इंस्टॉल करेंगे। डिवाइस को पत्थर से बांधने के बाद पूरी टीम सेफली समिट से नीचे उतर चुकी थी, मगर अब कुछ ऐसी परेशानी आने वाली थी जिसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था। दोस्तों 1966 में जब एक बार फिर से कैप्टन कोहली अपनी टीम के साथ नंदा देवी की पीक पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, मगर समिट पर पहुंचने के बाद उन्हें वो डिवाइस मिलता ही नहीं है। उन्होंने और उनकी टीम ने ढूंढने की पूरी कोशिश करी पर डिवाइस कहीं भी नहीं मिला और तुरंत ही यूएसए से 2 स्पेशल हेलीकॉप्टर्स भी मंगवाए गए जो नंदा देवी की 25,645 फीट की हाइट पर उड़ सके। CIA और IB के टीम मेंबर्स ने भी उस डिवाइस को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और दोस्तों आपको बता दें, उस न्यूक्लियर डिवाइस में इंस्टॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लूटोनियम की लाइफ 100 साल की थी, जो आज तक एक चिंता का विषय बना हुआ है। 1967 में CIA और IB ने एक बार फिर से एक और डिवाइस को इंस्टॉल करने का डिसीजन लिया और इस बार डिसाइड किया कि वो इस डिवाइस को 22,000 फीट की हाइट पर मौजूद नंदा कोट पर ही इस डिवाइस को इंस्टॉल करेंगे। मगर इस बार कैप्टन कोहली और उनकी टीम इस डिवाइस को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर देते हैं और कुछ महीनों तक ये डिवाइस अपना काम करता रहा, ठीक उसी तरीके से जैसा USA और इंडिया ने सोचा था। मगर 1 साल बाद कैप्टन कोहली वहां फिर से अपनी टीम के साथ गए और उन्होंने देखा कि ये दूसरा डिवाइस भी गायब हो चुका था। मगर इस बार काफी ढूंढने के बाद ये सेकंड डिवाइस मिल गया और अमेरिकन्स को वापस लौटा दिया गया था। पर आखिर ऐसा क्या और क्यों होता है कि ये डिवाइस बार बार अपनी जगह से कहीं और पहुंच जाता है? दोस्तों ऐसे होने के कुछ रीजंस हैं, जैसे कि इस न्यूक्लियर डिवाइस में इंस्टॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और प्लूटोनियम कैप्सूल्स की वजह से इस डिवाइस के अंदर बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होने लगती है, जिसकी वजह से ये डिवाइस बर्फ़ की चट्टानों को पिघलाकर कहीं नीचे गुम हो जाता है। 1967 में रखा डिवाइस तो इन्हें मिल गया, मगर 1965 में रखा गया न्यूक्लियर डिवाइस आज तक नहीं मिला। और चमोली डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों का तो आज भी यही मानना है कि 2018 में आए फ्लैश फ्लड और 2021 में नंदा देवी में होने वाले ग्लेशियर आउटबर्स्ट का रीज़न भी इसी न्यूक्लियर डिवाइस को बताया जाता है। क्योंकि ये अपने आप में ही एक सोचने वाली बात है कि फरवरी जैसे महीने में जहाँ विंटर्स अपनी पीक पर होती है, वहाँ बर्फ़ का ये ग्लेशियर गिर कैसे गया। और इसके पीछे का रीज़न भी यही बताया जा रहा है कि उस डिवाइस में इंस्टॉल प्लूटोनियम कैप्सूल्स से जनरेट हुई हीट के कारण ही ऐसा हुआ है। 2018 में जब उत्तराखंड के टूरिज्म एंड स्टेट मिनिस्टर सतपाल महाराज जी ने एक इंटरव्यू में भी ये बताया था कि रिसेंटली वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिले थे और उन्होंने एक बार फिर से उस न्यूक्लियर डिवाइस को ढूंढने के बारे में बात करी, क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि अगर वो प्लूटोनियम कैप्सूल्स नंदा देवी से कनेक्टेड रिवर्स ऋषि गंगा या धौली गंगा में मिक्स हो गए तो पूरा पानी कंटेमिनेट भी हो सकता है। लाखों की संख्या में जो लोग उस पानी को यूज करते हैं उनके बीमार होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और साथ ही ये पानी भी जानलेवा साबित हो सकता है। मगर सच्चाई यही है कि हमारी गवर्नमेंट उस डिवाइस को ढूंढने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई और अब इस डिवाइस की वजह से आगे कितना नुकसान देखने को मिल सकता है वो तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।